हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मास्टर क्लास में। हम लोग मॉडर्न इंडिया के पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मुग़ल का जो साम्राज्य था वो गिरना शुरू हुआ। हम लोग पढ़ चुके थे पहले चैप्टर में कि कैसे इंग्लैंड और अदर यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो अपना पैर जमा रहे थे इंडिया में, लेकिन साथ ही साथ उस समय इंडिया में तो मुग़ल का राज था। तो ये ऐसे कैसा हो गया कि मुग़ल अचानक से धाराशाही हो गई और इंग्लिश या इंग्लैंड लोग या यूरोपियन पावर इंडिया पर हावी होने लगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल एम्पायर का पतन। तो ये स्टार्ट होता है औरंगजेब के देश से। देखिए क्या होता था। हुआ यूँ था कि जो औरंगजेब था ये बहुत क्रूर शासक था और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। ये चाहता था कि सारा का सारा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया दोनों इसके टोटल कंट्रोल में है। लेकिन होता क्या है कि इससे ज़्यादा वहाँ के जो लोकल जो लीडर्स होते हैं वो धीरे 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 मुग़ल एम्पायर से वो हटते जाते हैं। वो बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब औरंगजेब कमज़ोर होगा या मर जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा वो कर देंगे। तो यही पर है कि द मुग़ल एम्पायर वीकेंड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। तो ये क्वेश्चन पहला पूछता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, वो मर गए थे। उसके बाद जो रूलर्स मुग़ल एम्पायर के बने वो इतने अच्छे इतने सही नहीं थे। इनके बाद बनते हैं बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फिर एक फारूक सियर बनते हैं, फिर मोहम्मद शाह रंगीला बनते हैं। तो ये रूलर इतने कैपेबल नहीं थे। देखिए औरंगजेब की एक गलती ये भी थी कि उसने क्या किया था कि जब वो रूल करता था तो अपने बच्चों को या अपने पोते पोतियों को वो रूल करने या वो शक्ति चलाने देता नहीं था। सारा का सारा कंट्रोल अपने पास था। सारा का सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखता था। इससे क्या हुआ कि जो नए रूलर्स उसके बाद जो बने वो इतने कैपेबल ही नहीं रहे थे। और 1739 में इंडिया में नादिर शाह का इन्वेजन होता है। अब नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है उस समय जो मुग़ल एम्पायर होते हैं वो होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये पूछेगा एग्जाम में कि जब नादिर शाह 1739 में इंडिया में इन्वेजन करता है तो उस समय मुग़ल सम्राट कौन रहता है, तो वो रहता है मोहम्मद शाह रंगीला। इसको क्या करता है नादिर शाह कि पिंजरे में कैद करके पूरे दिल्ली में घुमाता है और ये अपने जीवन का भीख मांगता रहता है। उसके बाद जो रीजनल जो गवर्नर होते हैं वो लोग क्या, मुग़ल बहुत एक्सप्लॉइट करता है, औरंगजेब जो रहता है वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है। तो जैसे ही ये कमज़ोर होता है, ये मर जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो हम लोग के एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, वहाँ के रूलर कौन थे, ये हमसे पूछता है एग्ज़ाम में। तो शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को बाद में जाकर इंडिपेंडेंट, जिसमें थे हैदराबाद, अवध, बंगाल, मैसूर, केरला, जाट, सिख लोग कम्युनिटी थे और मराठास तो थे ही थे। ठीक है। होता क्या है कि पहले जब औरंगजेब बहुत ताकतवर रहता है तो ये लोग क्या करते हैं कि जाकर कहते हैं कि ठीक है औरंगजेब हम आपके अंडर ही रूल करेंगे। तो कहता है ये अंडर मुग़ल ही रूल करते हैं। लेकिन जब मुग़ल कमज़ोर होता है तो ये लोग अपना अपना ऑटोनॉमी, अपने अपने इंडिपेंडेंस या आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है अवध। अवध पे कौन होता है, अवध में होता है सादत खान। सादत खान का एक और नाम है, उनका नाम है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। एक सेकंड जरा पेन को थोड़ा सा पॉइंट सा कम कर देते हैं। तो अवध के जो रूलर होते हैं उनका नाम है सादत खान। उनको ऑल्सो नोन है, इनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। इन्होंने बुरहान उल मुल्क का टाइटल लिया होता है। अब तो अवध किसके अंडर में अलग राज्य बनता है, तो वो रहते हैं सादत खान और बुरहान उल मुल्क। सेकंड रहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के जो रहते हैं वो रहते हैं निज़ाम उल मुल्क असफ जाह। इनका एक और नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उनका नाम है चिन कुलिच खान
चिन कुइलिज खान या फिर कुइलिज खान, दोनों पूछेगा। चिन कुइलिज खान कहाँ के थे, तो हैदराबाद के थे। हैदराबाद को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। उनका एक और नाम था निज़ाम उल मुल्क, और जो टाइटल उन्होंने लिया था वो था असफ जह। तो याद रहेगा, अवध 1722 में क्या बनता है, सादत खान को आज़ाद करते हैं। किसके अंडर, सादत खान कुछ एक और नाम है, वो क्या है, बुरहानुल मुल्क। अवध यूपी में है, ठीक है। ये हैदराबाद, हैदराबाद किसके अंडर इंडिपेंडेंट होता है, वो है निज़ाम उल मुल्क। इनका एक और नाम कौन सा है, चिन कुइलिज खान, ठीक है। चिन कुइलिज खान, या जो टाइटल जो ये लेते हैं उनका नाम होता है असफ जह, ठीक है। अब आते हैं बंगाल। बंगाल का थोड़ा सा कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। देखिए बंगाल में क्या होता है, बंगाल में सबसे पहले बनते हैं मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो रूलर बनता है वो शुजा उद्दीन। सारे का नाम पूछता है एग्जाम में, शुजा उद्दीन। और इसके बाद बनते हैं सरफराज खान। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है, अब आएगा। सरफराज खान का मर्डर कर देता है, इनके ऑफिसर ही रहते हैं कौन, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, फिर से लिख देता हूँ मैं, अली वर्दी खान, ठीक है। तो बंगाल में ये पूछेगा, तो बंगाल के सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट थे उसको कौन बनाता है, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद बनते शुजाउद्दीन, फिर बनते सरफराज। सरफराज का मर्डर कर देता है कौन, अली वर्दी खान, और ये फिर बना था बंगाल का नवाब। तो पूछता है एग्जाम में, अली वर्दी खान ने किसका मर्डर करके अपने आप को नवाब बनाया था बंगाल का, तो कौन थे, सरफराज खान का मर्डर करवाया था, ठीक है। या फिर पूछेगा अली वर्दी खान किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो बंगाल से जुड़े हुए हैं। और बंगाल को सर्वप्रथम इंडिपेंडेंट कौन बनाता है मुगल एम्पायर से, तो मुर्शिद कुली खान। ये चीज़ पूछता है, ठीक है, ओके। और इसके बाद है मैसूर। देखिए मैसूर में क्या होता है, वहाँ वोडेयर डायनेस्टी का रूल होता है। वोडेयर डायनेस्टी का, इसको हिंदी में वादियार बोलते हैं, वह वोडेयर जो बोलिए, वाडियर डायनेस्टी का वहाँ रूल होता है। और लेकिन क्या होता है ना कि डायनेस्टी बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। देखिए ये जो डायनेस्टी है ये काफ़ी वीक हो जाती है। इसी के ऑफिसर होते हैं कौन, हैदर अली, इसके आर्मी में रहते हैं। हैदर अली धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, और बाद में अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर देते हैं। और हैदर अली के मरने के बाद कौन बनते हैं, टीपू सुल्तान। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टीपू सुल्तान जाकर के वहाँ पर, वहाँ के हैदर अली के बाद अंग्रेज़ों से लड़ाई करते समय तो वहाँ के रूलर बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ और स्टेट्स है जिसके बारे में पूछता है, केरला के बारे में। केरला को इंडिपेंडेंट बनाया था मार्तंड वर्मा ने। तो अगर पूछा एग्जाम में कि केरला किसके अंडर इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, वो थे मार्तंड वर्मा। और इन्होंने अपने कैपिटल बनाया था ट्रेवनकोर को, कैपिटल बनाया था ट्रेवनकोर को। उसके बाद आता जाट स्टेट। जाट कहाँ के एरिया, हरियाणा, यूपी वेस्ट का एरिया, यानी मथुरा आगरा रीजन। यहाँ पे जाट होता क्या था ना कि जो भी नॉर्थ वेस्ट से जो भी अटैक इन्वेडर आता है, इन्वेडर मतलब जो भारत में उसके आक्रमण करते थे, आक्रांता जिसको बोलते हैं, तो इनसे इनका बहुत नुकसान होता था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपना ग्रुप बनाएंगे जो आपस में हम लोग को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जाट एक स्टेट बनता है, जाट स्टेट, ठीक है। इसके सबसे पहले जो बनाते हैं जाट स्टेट को बनाने वाले का नाम है चूड़ामन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। और बदन सिंह। तो पूछेगा जाट स्टेट बना किसके अंडर, तो फाउंडर थे इसके चूड़ामन और बदन सिंह। और एक थे सूरजमल, ठीक है। सूरजमल क्या करते हैं, इस जाट स्टेट को सबसे हाई और सबसे स्ट्रांग बनाते हैं। तो कहते हैं जाट स्टेट को जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊपर ले जाना। सबसे ऊपर कौन ले गया, तो सूरजमल ले गया।
ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जाट का जो स्टेट बना, जाट स्टेट, वो किसके अंडर बना था? चुरामन और बदन सिंह के द्वारा बनाया गया। और जाट स्टेट्स अपने पावर में, अपने ताकत में सबसे ऊपर किसके राज्य में गया? तो सूरजमल के अंडर गया। ठीक है, अब सिख की बात करते हैं। ठीक है, सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने सिख को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिटेंट दल बना दिया था, जिसका काम था कि अपने धर्म की रक्षा करना, और मुगल से इनका युद्ध चलता था। तो इसके बाद बनते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो लीडर बनते हैं सिख के, 10 ही गुरु हैं सिख में, जो अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद एक लीडर की ज़रूरत होती है, तो बंदा बहादुर लीडर बनते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इनको भी मार दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा कि सिख स्टेट किसके अंडर बना था, तो गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद बंदा बहादुर के अंडर एक सिख स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। थोड़ा सा इसमें और भी जानकारी की ज़रूरत है। होता क्या है इसके बाद कि जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है, तो बड़ा डर वहाँ फैल जाता है कि कैसे काम किया जाए कि इन्वेडर्स लोग जो बाहर से आक्रांता आ रहे हैं, बाहर से जो इन्वेड कर, जैसे उस समय नादिर शाह का इन्वेजन का डर था। नादिर शाह का, जब हम बताया मोहम्मद शाह रहीला को पिंजरे में कैद करके ले जाते हैं। एक अहमद शाह अब्दाली, अहमद, इसके इनके बारे में पढ़िए। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब पढ़िएगा तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में पढ़िए। एक थे नादिर शाह, दूसरे अहमद शाह अब्दाली। इनका खतरा हो रहा था। तो एक सेकंड, नए स्लाइड में समझा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो होता क्या है कि उस समय नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का खतरा होता है। क्या होता है? का डेंजर होता है, खतरा होता है। तो जो सिख कम्युनिटी होती है वो कहती है, काम करते हैं जितने भी छोटे छोटे सिख के राज्य हैं वो आपस में एक अलायंस बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं, जिसको लोग नाम रखते हैं मिस्र, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरेसी। तो टोटल 12 ऐसे मिस्र बनते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे सिख के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे आपस में स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, संघ होते हैं, जो भी बोलो, रियासत होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर हमने इकट्ठा होकर के रहेंगे तो हो सकता है हम बच जाएं, हो सकता है कि हम बच जाएं। नहीं तो क्यों, बाहर से जो आक्रांता आ रहे हैं वो बहुत ताकतवर है। तो टोटल ऐसे 12 अलायंसेस, 12 मिस्र बनते हैं। और इन 12 मिस्र में सबसे जो ताकतवर मिस्र होता है वो होता है राजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे। और तो एग्ज़ाम में पूछता है कि राजा रणजीत सिंह का मिस्र कौन सा था, तो सुखार चकिया मिस्र। इसको याद रखिएगा, ये पूछेगा कि राजा रणजीत सिंह का जो मिस्र था वो उसका नाम क्या था? सुखार चकिया मिस्र। और टोटल कितने मिस्र थे? तो टोटल मिस्र थे 12। टोटल मिस्र थे टोटल 12 मिस्र। और रणजीत सिंह में से कौन से मिस्र में थे? तो सुखार चकिया मिस्र। ठीक है, अब मराठा। अब मराठाओं की बात करें तो इनका बारे में तो डिटेल में हम लोग को मिडिवल इंडिया के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि मराठा स्टेट का जो फाउंडर थे वो थे शिवाजी। मराठा स्टेट के जो फाउंडर थे वो थे शिवाजी। और मराठा स्टेट का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा अपने हाई पोजीशन पे पहुंचता है इसके अंदर, पेशवा के अंदर। और पेशवा में भी कौन? बाजीराव। बाजीराव का आप लोग नाम सुने होंगे, बाजीराव मस्तानी मूवी से। तो ये तो पूछेगा मराठा स्टेट का फॉर्मेशन किसने किया? तो शिवाजी ने किया। और जो पावर था मराठास का, जो पावर था वो सबसे हाई किसके अंडर गया था? तो सबसे हाई अंडर किया था बाजीराव वन में। अब हम लोग को पढ़ना है, एक सेकंड, हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये मराठा से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन यह बनता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? तो एक तरफ थे मराठास और
दूसरे तरफ था अहमद शाह अब्दाली, यानी जिसका डर था इंडिया में आने का वो आ जाता। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अब्दाली को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और मराठास को हराइए। जो वहाँ के जो इंडिया के लोकल रूलर होते हैं वो मराठा से बहुत जलते हैं और वो चाहते हैं कि मराठास के पावर को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किन दोनों के बीच में होता? तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि यही जो बैटल था इसमें यह तय होता है कि इंग्लैंड इंडिया पर हुकूमत करेगा। कैसे भाई? इंग्लैंड का यहाँ तो कोई रोल ही नहीं। होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली अटैक करके वापस भाग जाता है जहाँ से वो आया था। अब यहाँ पर रहता पावर वैक्यूम। देखिए, इंग्लैंड को चैलेंज करने वाला जो राज्य था, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज कर सकता था, वो थे मराठा में बहुत ताकत थी, लेकिन मराठा कमज़ोर हो गए। एक तो वो हार गए किसी अब्दाली से, उनके सारे सेना ख़त्म, बड़े बड़े जितने भी उनके लीडर्स थे वो ख़त्म। तो इंग्लैंड को फ्री रन मिल जाता है कि अब तो हम फ्री, अब हम इंडिया पर कब्जा करने के लिए हमारा कंपटीशन में कौन खड़ा होगा। मुग़ल का हाल तो बद से बदतर हो जाता है। मैंने बताया ना कि अहमद शाह, ये नादिर शाह जब आता है तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला को पिंजरे में कैद करके पूरे के पूरे दिल्ली में वो घुमाता है। तो ये हाल हो गया था, ठीक है, ये हाल हो गया। सारा का सारा राज्य इंडिपेंडेंट हो गया, छोटे छोटे जितने भी राज्य थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो दिल्ली, ये मुग़ल एम्पायर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रह गया। दिल्ली के बाद मुग़ल एम्पायर कोई जानता तक नहीं था, ख़त्म हो गया था उसका कहानी, ठीक है। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया और इंग्लैंड को क्या मिल गया? फ्री रन मिल। तो कहा जाता है कि इंडिया पर हुकूमत करने का जो वो था वो इंग्लैंड को कब मिला? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मिला, ठीक है। आपको ये भी याद होगा, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 1757 में होता बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। इसमें मुग़ल के एम्पायर, अवध के और बंगाल के तीनों को मिल करके अंग्रेज से ये तीनों लड़ाई करते हैं और अंग्रेज अकेला इन तीनों को हरा देता है, पटक देता है। तो अंग्रेज का पावर इतना बढ़ चुका होता है क्योंकि जितने भी किंगडम्स होते हैं, वो जितने भी छोटे छोटे रियासतें होते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बहुत गेम चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में ये है कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, मुग़ल एम्पायर से अलग हो जाते हैं और अपना एक वजूद ढूंढते हैं। लेकिन इस वजूद ढूंढने के क्रम में वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि जब मुग़ल था मतलब मुग़ल जब औरंगज़ेब के अंडर में था तो वो बहुत ताकतवर था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो बाहर से जो अटैकर्स थे वो इंडिया में अटैक नहीं करते थे डर से। लेकिन जब छोटे छोटे किंगडम्स बन गए तो उनको लगा अब अटैक करना संभव है और इंडिया में घुस के वो लूटते थे। पहला हो गया नादिर शाह, दूसरा हो गया अहमद शाह अब्दाली। और इसके बाद क्या हुआ कि जब वो लूट करके वापस गए तो इंग्लैंड को और अदर यूरोपियन जो कंट्री है तो उनको फ्री रन मिल गए और धीरे धीरे हमारा देश क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कैसे इंग्लैंड इंडिया पर कब्जा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपना रिव्यू ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और अब से नेक्स्ट क्लास में मैं PYQ भी लेकर के आऊँगा, तो साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन्स हमारे बन पाते हैं इस चैप्टर्स को पढ़ करके। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी यहाँ से कंटेंट पढ़ेंगे इससे आपका PYQ 90% तक PYQ SSC का भी और BPSC वगैरह का भी बनता चला जाएगा। इस चैनल का नाम मैंने GS मास्टर क्लास ये सोच कर रखा था कि एक ऐसा वीडियो हो जो एक बार स्टूडेंट पढ़ ले तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। GS को जैसे क्या होता है कि हर कोर्स के लिए अलग अलग पढ़ाते, तो नहीं, एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक जगह पर ये काम करता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको जैसा फील हुआ वैसा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।